भरी दोपहरी में उस चौखट पर एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसे मरे हुए 7 साल गुजर चुके थे। आखिर वो बेटा उस घर में लौटकर क्यों आया था जहां से उसके अपने बाप ने उसे धक्के मारकर निकाला था। और उसकी झुकी हुई आंखों में ना तो नफरत थी, ना ही कोई बदला, बस एक गहरी टूटती हुई तड़प थी। गांव की दोपहर तप रही थी और हवा बिल्कुल रुकी हुई थी। धूप इतनी तेज थी कि जमीन से उड़ती हुई आंच आंखों को चुभ रही थी। रोहन के भारी कदम उस धूल भरी जमीन पर पड़े जहां बचपन में वो नंगे पैर दौड़ा करता था। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी मासूमियत नहीं बची थी। वक्त, मेहनत और अपनों के फरेब ने उसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। सामने वही पुराना दरवाजा था जिसका रंग अब पूरी तरह उड़ चुका था। दरवाजे की चौखट पर दीमक लग चुकी थी, बिल्कुल उस घर के खोखले हो चुके रिश्तों की तरह। रोहन ने अपना हाथ उठाया, उंगलियां कांप रही थीं। पसीने की एक बूंद उसके माथे से फिसलकर जमीन पर गिरी। उसने दरवाजे को छुआ ही था कि अंदर से एक भयानक आवाज आई। अंदर से एक भारी बर्तन जमीन पर गिरा और एक बूढ़े इंसान की चीख तेज धूप को चीरती हुई बाहर आई। रोहन ने एक झटके में दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें हलक में अटक गई। आंगन की तेज धूप में रमाकांत, जो कभी गांव के सबसे रुतबे वाले इंसान थे, जमीन पर गिरे पड़े थे और उनके सामने खड़ा था विक्रम, उनका सगा बड़ा बेटा। विक्रम का चेहरा लाल था और उसके हाथ में जमीन के वो आखिरी कागज थे जो इस परिवार की बची खुची इज्जत और मुकद्दर थे। रोहन के कदम वहीं दरवाजे पर जम गए। रमाकांत के कपड़े मैले थे, उनकी आंखों में वो पुराना गुरूर अब कहीं नहीं था। वहां सिर्फ बेबसी थी और एक बाप के टूटने का भयानक सन्नाटा था। विक्रम पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैंने कहा ना, यहां अब तुम्हारा कुछ नहीं है बूढ़े। ये जमीन आज नीलाम होगी और मैं ये पैसा लेकर हमेशा के लिए शहर जा रहा हूं। रमाकांत ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े। बेटा, ये पुश्तैनी जमीन है, हमारी रूह बसी है इसमें, इसे मत बेच। मेरे मरने के बाद जो चाहे कर लेना, मगर जीते जी मुझे इस चौखट से बेदखल मत कर। मैं कहाँ जाऊंगा इस बुढ़ापे में। विक्रम ने अपने बाप के जुड़े हुए हाथों को जोर से झटक दिया और कागज लेकर मुड़ा ही था कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी परछाई पर पड़ी। विक्रम के हाथ से कागज छूटकर जमीन पर गिर गए। रोहन, धूप में खड़ी वो परछाई किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। 7 साल पहले ठीक इसी आंगन में, इसी तेज धूप में एक बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। उस दिन विक्रम ने तिजोरी का सारा पैसा चुराकर रोहन के बिस्तर के नीचे छिपा दिया था और जब पैसा मिला तो पूरे गांव के सामने विक्रम ने अपने ही छोटे भाई पर चोरी का इल्जाम मर दिया था। रोहन चीखता रहा था, सबके पैरों में गिरकर सफाई देता रहा था, बापू मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, ये साजिश है। मगर रमाकांत ने उस दिन एक लफ्ज नहीं सुना था। उन्होंने रोहन का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए इसी दरवाजे से बाहर फेंक दिया था। रोहन रात भर उस दरवाजे के बाहर बैठा रोता रहा था, मगर सुबह होने तक वो समझ चुका था कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। उस दिन उसका सिर्फ घर नहीं छूटा था, उसका पूरा वजूद बिखर गया था। जब रोहन गांव छोड़कर जा रहा था तब धूप बहुत तेज थी और रास्ते सुनसान थे। कोई उसे रोकने या छोड़ने नहीं आया था। सिर्फ एक इंसान गांव के बाहर सूखे हुए नीम के पेड़ के पास खड़ा था, मीरा। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन ने शर्म से अपनी नजरें चुरा ली थी। मुझे जाना होगा मीरा, मेरे अपनों ने ही मुझे चोर साबित कर दिया है। अब इस माथे पर लगे कलंक के साथ मैं यहाँ नहीं जी सकता। मीरा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने रोहन की झुकी हुई आंखों में देखा और बिना पलक झपकाए कहा था, पूरी दुनिया तुम्हें चोर मान ले रोहन, मगर ये आंखें जानती हैं कि तुम किसी का एक तिनका भी नहीं ले सकते। रोहन का गला भर आया था, पता नहीं मैं कभी लौट पाऊंगा या नहीं। मीरा ने धीमे मगर पुख्ता आवाज में कहा था, तुम लौटोगे, क्योंकि बेगुनाही कभी छिपकर नहीं रह सकती। तुम्हारी सच्चाई तुम्हें वापस खींच लाएगी। आज 7 साल बाद वही रोहन अपनी सच्चाई लेकर लौट आया था। रोहन ने विक्रम की आंखों में देखा। उन आंखों में अब भी वही लालच था, वही फरेब था और वही नफरत थी। तभी बाहर से गांव के सरपंच और कुछ अजनबी लोगों की आवाजें आने लगी। नीलामी का वक्त हो गया था। विक्रम बुरी तरह घबरा गया। तो यहाँ क्या कर रहा है, निकल यहाँ से मनहूस। उसने रोहन को धक्का देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मगर रोहन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। रोहन का हाथ बिजली की तेजी से उठा और उसने विक्रम की कलाई को हवा में ही दबोच लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी हड्डियां कड़कड़ा गईं। रोहन ने बहुत धीमी मगर धारदार आवाज में कहा, यह जमीन आज नीलाम नहीं होगी विक्रम। विक्रम दर्द से तिलमिला उठा। तू कौन होता है रोकने वाला? जमीन मेरे नाम है, कागज मेरे पास है। बाहर आंगन में भीड़ जमा हो चुकी थी और पूरा गांव तमाशा देखने आ गया था। सरपंच ने नीलामी की बोली शुरू कर दी थी। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। रोहन विक्रम का हाथ झटक कर आंगन के बीचों बीच पहुंचा। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और सरपंच के हाथ में रख दिया। सरपंच ने कागज देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 50 लाख नकद।
विक्रम भागता हुआ आया और उसने गुस्से में रोहन का कॉलर पकड़ लिया। तभी पीछे से एक बहुत कमजोर आवाज आई जिसने सबको सन्न कर दिया। रमाकांत लड़खड़ाते हुए जमीन से खड़े हो रहे थे। उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। भीड़ बिल्कुल खामोश हो गई। सिर्फ तेज गर्म हवा के चलने की आवाज आ रही थी। विक्रम पागलों की तरह चीखा, ये चोर है बापू, ये फिर से हमें लूटने आया है, इसे बाहर निकालो, जैसे 7 साल पहले धक्के मारकर निकाला था। रमाकांत के कदम रोहन की तरफ बढ़ रहे थे। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसके सीने में दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि आज फिर उसका बाप पूरे गांव के सामने उसे बेइज्जत करेगा। रमाकांत बहुत करीब आ गए। उनका झुर्रियों भरा हाथ हवा में उठा। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो एक जोरदार थप्पड़ के लिए तैयार था। हवा रुक गई थी। धूप जैसे थमसी गई थी। आंगन में खड़ी भीड़ की सांसें अटकी हुई थीं। रमाकांत का कांपता हुआ हाथ हवा में रुका, फिर धीरे धीरे नीचे आया और रोहन के गाल पर टिक गया। मगर ये थप्पड़ नहीं था, ये एक स्पर्श था, बहुत नर्म, बहुत कांपता हुआ। रोहन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। रमाकांत की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। माफ कर दे मुझे मेरे बच्चे। रोहन के पैर जमीन पर जम गए। रमाकांत की आवाज बुरी तरह टूट रही थी। मुझे सब पता था रोहन, मुझे उसी दिन पता था कि विक्रम ने तिजोरी तोड़ी है और पैसा तेरे बिस्तर के नीचे रखा है। पूरे आंगन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विक्रम के चेहरे से खून पूरी तरह सूख गया। रमाकांत ने रोहन का चेहरा अपने दोनों कांपते हाथों में थाम लिया। विक्रम शहर के गुंडों से बहुत बड़ा कर्जा लिया था और वो पैसा हार चुका था। उस दिन अगर वो चोरी का पैसा उन्हें नहीं देता तो वो लोग रात में घर में घुसकर हम सबको जान से मार डालते। और उनका सबसे पहला निशाना तू था रोहन, क्योंकि तूने उन गुंडों से पहले भी हमारी जमीन के लिए पंगा लिया था। विक्रम ने उन्हें बताया था कि तू ही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। मेरे पास तुझे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, तुझे इस घर की चौखट से, इस गांव से बहुत दूर भेजना, जहां वो गुंडे तुझ तक ना पहुंच सके। मैंने तुझे चोर इसलिए कहा ताकि तू नफरत से भर जाए और कभी लौटकर इस मौत के कुएं में ना गिरे। मैं रोज रात को उसी दरवाजे पर बैठकर रोता था जहां से मैंने अपने जिगर के टुकड़े को धक्के मारे थे। मेरी हर सांस में तेरा जिक्र था, मगर मैं अपनी जबान पर ताला लगाकर बैठा था। विक्रम लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हटा। उसकी अपनी ही बुनी हुई साजिश आज पूरी तरह उसके सामने नंगी हो चुकी थी। उसे लगा था कि वो बहुत चालाक है और सबको बेवकूफ बना रहा है, मगर आज उसे एहसास हुआ कि उसकी चालाकी ने ही उसका सब कुछ छीन लिया। गांव के लोग अब उसे घृणा और नफरत से देख रहे थे। सरपंच ने आगे बढ़कर कड़क आवाज में कहा, यह जमीन अब रोहन की है विक्रम, और तुम्हें आज ही ये गांव छोड़कर जाना होगा। विक्रम के घुटने जमीन पर टिक गए। उसने उम्मीद से अपने बाप की तरफ देखा, लेकिन रमाकांत ने अपनी नजरें फेर ली और अपना मुंह घुमा लिया। आज विक्रम के पास न दौलत थी, न परिवार, न रुतबा और न ही कोई छिपने की जगह। वो पूरी तरह टूट चुका था और ये बर्बादी उसकी अपनी ही चुनी हुई थी। रोहन अभी भी सुन खड़ा था। उसके अंदर जमा 7 साल का जहर, 7 साल की भयानक घुटन एक पल में आंसू बनकर बह निकली। उसने आगे बढ़कर अपने बूढ़े बाप को जोर से गले लगा लिया। रमाकांत भी छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। तभी आंगन की भीड़ चीरती हुई एक परछाई सामने आई। मीरा। वो उसी तेज धूप में खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 साल पहले खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक बहुत गहरी, सुकून भरी मुस्कान थी। उसने रोहन को देखकर बस एक बार धीरे से अपना सिर हिलाया, जैसे बिना कुछ कहे बता रही हो, मैंने कहा था ना, बेगुनाही कभी छिपकर नहीं रह सकती। रोहन ने एक लंबी गहरी सांस ली। हवा में अब वो पुरानी तपन और चुभन नहीं थी। जमीन अब पैरों को जला नहीं रही थी। बरसों से वीरान पड़े उस घर के दरवाजे पर आज फिर से किसी के लौट आने की मीठी दस्तक हुई थी। गुजरा हुआ वक्त और वो 7 साल की तड़प कोई वापस नहीं ला सकता था, मगर जो आगे आने वाला कल था वो अब पूरी तरह उनका अपना था। जिंदगी ने अपनों के हाथों एक बहुत गहरा जख्म दिया था, मगर आज उसका मरहम भी खुद ही लगा दिया था। अपनों का दिया हुआ दर्द कभी कभी हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि हमें तकदीर की किसी बहुत बड़ी बर्बादी से बचाने के लिए होता है।